हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th फिजिक्स में, जहां पर हम लोग फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स कर रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हमने डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस पढ़ी और बहुत सारे फ़ायदे भी देखे, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं। तो आज हम लोगों को वही लिमिटेशंस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लिमिटेशन है नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन द फॉर्मूला। हमने पता है कि अगर हम लोग कोई फॉर्मूला बना रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से, तो हमें क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन मिल जाता है कि क्या पावर होगी। लेकिन जब कांस्टेंट की बात आती है तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं चलती। जैसे हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था फोर्स का, दैट इज mv²/r के। अगर आपको याद हो प्रीवियस सेशन में हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था F इज इक्वल टू के mv²/r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, जो आप अगले चैप्टर्स में पढ़ोगे। तो मतलब k की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती कि k की क्या वैल्यू होगी, 1 होगी, 1/2 होगी, क्या होगी, क्या नहीं होगी। तो इसीलिए हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला कभी भी नहीं पता चल सकता उन फॉर्मूलेज में जहाँ पे डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ रहे हैं। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आप सबको पता ही है, दैट इज k इज इक्वल टू हाफ mv²। आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये मिल जाएगा p mv², वेयर p इज सम कांस्टेंट। लेकिन आपको p की वैल्यू नहीं मिल सकती इस फॉर्मूला से, जितना मर्जी जोर लगा लें आपको p की एग्जैक्ट वैल्यू मिल ही नहीं सकती है, रफ वैल्यू भी नहीं मिल सकती आपको। तो इसीलिए हमारे पास अगर किसी फॉर्मूला में डायमेंशनलेस कांस्टेंट जैसे 1, 2, हाफ, पाई, अब सर्कल का एरिया पाई r² होता है, तो अगर आप सर्कल का एरिया डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो एरिया है वो r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, और आप उसे kr² लिख देंगे, वेयर k इज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू पाई है। लेकिन इस मेथड से आप कभी भी ये फाइंड आउट कर ही नहीं सकते कि k की जगह पाई आएगा। तो ये सबसे पहली जो है वो लिमिटेशन है कि जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता चल सकती, जैसे 1, 2, पाई, सो ऑन। ये हो गया हमारा पहला लिमिटेशन। नेक्स्ट लिमिटेशन देखिए, फॉर्मूला कैन नॉट बी ड्राइव इफ अ क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स हैविंग डायमेंशन। अगर मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसकी क्वांटिटी 3 फैक्टर से ज़्यादा पे डिपेंड करती है, तो हम लोग फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 क्वांटिटीज हैं, m, l और t। तो हम लोग क्या करते हैं, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c, मतलब ऐसे पावर्स हम लोग कंपेयर करते हैं। अगर आपने डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर देखा है या आपको पता है तो आपको पता है कि हम लोग m, l, t की टर्म्स में इक्वेशन 3 इक्वेशन हमारे पास बन जाती हैं। 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन है, तो सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, लेट मी से 4 हो गए, तो 3 इक्वेशन से हम लोग 4 वैल्यूज निकाल ही नहीं सकते। इसीलिए MLT अगर यहाँ पे हमारी इन टर्म्स में बन रहा है तभी हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अगर 3 से ज़्यादा हमारे पास फैक्टर्स आ गए जिनके डायमेंशंस हैं तो हम लोग वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एक m है, एक l है और एक t है। एक m की पावर होगी, एक l की पावर होगी और एक t की पावर होगी। तो अगर आपके पास 4th हो गए तो आप उसका कंपैरिजन किसके साथ करोगे, बात ही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन, फॉर्मूला containing trigonometric function, exponential function, log function कैन नॉट बी ड्राइव। ये कुछ इसी तरीके से आ गया, बस फर्क ये है कि यहाँ पर भी ये डायमेंशनलेस की बात ही हो रही है, डायमेंशनलेस
यहाँ पे ये कांस्टेंट है और यहाँ पे ये क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब किसी फॉर्मूला में अगर ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आ रहा है, जैसे सपोज कर लें a इज इक्वल टू वाई साइन ओमेगा टी, तो आप ये ऐसे फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या होते हैं, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स हैं। तो आप इसके बारे में कैसे कंपेयर करोगे, किसके साथ आप कंपेयर करोगे? तो अगर किसी भी फॉर्मूला में ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, एक्सपोनेंशियल मतलब t की पावर समथिंग आ जाए, और लॉग मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, तो अगर किसी फॉर्मूला में ऐसा कुछ यूज़ हो रहा है तो आप वो फॉर्मूला ड्राइव कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो डायमेंशनली इनके साथ कंपेयर किया जा सके। नेक्स्ट वन, when a formula has more than one part on any side, exact form of relation cannot be derived। इसका मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। s is equal to ut plus half at square। अब आपको कैसे ये फॉर्मूला बना सकते हो? अब बना ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ है, एक तो u इंटू टी आ गया और एक हाफ इंटू ए टी स्क्वायर आ गया। तो बीच में अगर फॉर्मूला में प्लस या माइनस का यूज़ हो रहा है और एक से ज़्यादा पार्ट बन रहे हैं तो कभी भी आप रिलेशन ड्राइव नहीं कर सकते। सिर्फ रिलेशन कैसे ड्राइव होते हैं कि जब हमारे पास कोई क्वांटिटी है तो वो दिया होता है कि वो फैक्टर 1 2 3 पे डिपेंड करती है और किस तरीके से डिपेंड करती है उस पर। लेकिन यहाँ पे तो वो आ जाएगा कि इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, लेकिन जो टाइम है यहाँ पे t की पावर 1 है, यहाँ पे t की पावर 2 है, तो वो उसको कैसे मतलब डिफाइन करेंगे? और फिर एक्सेलरेशन हो गया, और इस प्लस को कैसे हम लोग मैनेज कर पाएंगे? तो मतलब अगर किसी फॉर्मूला में एक से ज़्यादा पार्ट्स हैं और उनके बीच में प्लस या माइनस होगा तो कभी भी ऐसे फॉर्मूले ड्राइव नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट वन, नो इंफॉर्मेशन अबाउट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। फॉर्मूला आपका बन गया, लेकिन उस फॉर्मूले से आपको कभी भी पता ही नहीं चलता कि वो जो आपके पास फॉर्मूला बना है वो जिस क्वांटिटी का है, लेट मी से फोर्स का है, वो स्केलर है या वेक्टर है। तो इस मेथड से कोई भी इंफॉर्मेशन आप पता लगा ही नहीं सकते कि जो आपने फॉर्मूला बना लिया डायमेंशनली वो एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। जो भी फॉर्मूला बनेगा वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। लास्ट वन, मैनी फिजिकल क्वांटिटीज कैन हैव द सेम डायमेंशन। इसको भी एग्जांपल समझते हैं। वर्क डन और टॉर्क, इन दोनों का डायमेंशन सेम होता है ml स्क्वायर t माइनस 2। दोनों का डायमेंशन सेम है, वर्क डन एंड टॉर्क, इन दोनों का डायमेंशन सेम है। तो मतलब अगर कोई डायमेंशन है आपके पास, कोई डायमेंशन अगर आपके पास है तो उसको देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये किस यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्क को या टॉर्क को, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला ही सेम है। तो इस वजह से ये भी एक लिमिटेशन है कि काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनके डायमेंशन सेम है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो आपके सिलेबस में है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कोई डायमेंशन की लिमिटेशन में थोड़ा बहुत अभी कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आया, तो आप बुक से या और कहीं प्लेटफॉर्म से पढ़ के इसको ज़रूर क्लियर करिए, क्योंकि एक दो बार पढ़ने से और समझ के करेंगे तो फिर आपको समझ में ईजिली आ जाएगा। ओके, एक हमारे पास और टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन टू अनदर। यूनिट को बदलना है, लेकिन कैसे बदलेंगे वो एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। अब आपको यूनिट को तो बदलना बहुत आसान है, मीटर सेंटीमीटर, यस वो बात आपकी सही है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग अपनी अप्रोच साइंटिफिकली रखेंगे, जैसे कि मतलब एक एल्गोरिथम के थ्रू समझेंगे कैसे आप इसको कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ पहले सिंपली कि मैं करने क्या वाला हूँ। सपोज करें मेरे पास 1 जूल है और मुझे इसके आर्ज बनानी है। मतलब जूल क्या होती है, जूल एसआई यूनिट है और आर्ज जो होती है वो सीजीएस यूनिट होती है। दिस इज एसआई यूनिट, मतलब केजी मीटर
सेकंड, और ये होती है आपकी CGS यूनिट। मास होता है ग्राम में मेजरमेंट, मीटर का सेंटीमीटर, और टाइम सेकंड में होता है। तो मुझे पता करना है कि 1 जूल में कितने आर्ज होते हैं। अब देखिए N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ये बिल्कुल पहला लेक्चर की बात है। इसमें क्या था, N1 मैग्नीट्यूड है किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड, जिसमें हमने यूनिट U1 ली है, और N2 भी मैग्नीट्यूड है, लेकिन इसमें जो मैग्नीट्यूड लिया है वो U2 यानी दूसरा यूनिट लिया है। जैसे सपोज करो आप बात करते हो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1N1, मीटर हो गया पहली यूनिट, N2 हो गया N2, और सेंटीमीटर हो गया सेकंड यूनिट। तो मतलब ये चीज़ है, दीज टू आर मैग्नीट्यूड्स, और ये दो यूनिट्स हैं अलग अलग सिस्टम की। अब देखिए आप सपोज करो N1 ये वाला है हमारे पास, ये वाला 1 जूल, और U1 जूल जो है वो SI यूनिट है। तो आपको पता है, एक बार मैं ऐसे लिख लेता हूँ, जूल 1 J इज इक्वल टू N2 को आप x मान लो जो हमें फाइंड करना है, और U2 क्या है मेरे पास, आर्ज है। ओके, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यूनिट की, जूल, जूल का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, जूल यानी कि वर्क डन का जो डायमेंशन होता है वो होता है mL/T-2। अब याद करना शुरू कर देंगे डायरेक्टली, तो आके आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे और आपकी स्पीड भी बने। तो mL/T-2 और x का x लिख देंगे, तो ये भी इसी पर ही डिपेंड करेगा mL/T-2 y, क्योंकि ये डायमेंशन की खासियत है कि जब आप यूनिट्स लिखते हो अलग अलग सिस्टम में डायमेंशन चेंज नहीं होते। फिर आप कहोगे ये तो कट गया, ये तो 1 नहीं आ गया, नहीं, हम लोगों ने ऐसे नहीं, तो सिर्फ आपको बताया है कि क्या होगा। अब मास यानी कि 1 kg, लेंथ SI सिस्टम है ये जूल का, तो 1 मीटर लिखेंगे, 1 मीटर का स्क्वायर, टाइम 1 सेकंड लिख लो, और उसकी पावर -2। तो हमने जो भी ml और t यूज हो रहा था वो SI सिस्टम के अकॉर्डिंगली यूनिट में लिख दिया, मास kg, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड। x तो पता ही करना है। मास CGS में मास जो है वो किलोग्राम में नहीं होता, वो ग्राम में होता है, तो 1 ग्राम कर दिया। लेंथ होती है सेंटीमीटर में, और टाइम सेकंड में ही रहता है। ये लो जी, बन गई कहानी 1 kg। अब आपको करना क्या है, आपको सिस्टम कन्वर्ट करना है आर्ज में। तो आप क्या करेंगे, किलोग्राम के ग्राम बना दो, क्या हो जाएंगे 1000। 1 मीटर के 100 सेंटीमीटर बना दो, 1 2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार कर देंगे। टाइम को तो चेंज करने की जरूरत है ही नहीं है, 1 सेकेंड, और 1 की पावर -2 है, तो ये 1 ही आ जाएगा आपका। नीचे 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 की पावर -2 भी 1 ही होगा, तो ये आ जाएगा x। तो x की वैल्यू आ गई 3 4 5 6 7, तो 10⁻7 आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 1 जूल है वो 10⁻7 आर्ज। ये कहानी है जो आप लोगों को समझनी है। तो मतलब आप एक जगह पर लिखो वो यूनिट्स जो आपको गिवन है, और दूसरे जगह पे वो लिखो जिसमें आपने फाइंड आउट करना है। अभी एक और करते हैं हम लोग। जैसे सपोज करें अब मुझे फोर्स की बात करनी है, तो फोर्स में 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होता है। ये मेरा SI सिस्टम है और ये मेरा CGS सिस्टम है। तो सबसे पहले तो फोर्स के डायमेंशन लिख लो साइड में, क्या होते हैं डायमेंशन, mL/T-2, मास इनटू एक्सेलरेशन वाला यूज कर सकते हो आप लोग।
फॉर्मूला लिख दो, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 की वैल्यू 1 है। अब M L T माइनस 2 X। अब डायमेंशन तो चेंज नहीं हो गए, चाहे यूनिट आप SI ले लो चाहे CGS ले लो। SI में मास होता है kg में, तो 1 kg, लेंथ होती है 1 मीटर और टाइम होता है 1 सेकेंड, इसकी पावर -2। CGS में मास होता है ग्राम में, तो क्या लिख देंगे 1 ग्राम। लेंथ हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, टाइम हो जाएगा 1 सेकेंड। यहाँ पर SI सिस्टम आ गया, यहाँ पे CGS आ गया एज पर द क्वेश्चन। अब किलोग्राम की ग्राम बदल दो, 1000। ऐसा नहीं है कि आपने किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तभी ये होगा। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ग्राम को किलोग्राम में, सेंटीमीटर को मीटर में, आंसर विल बी द सेम। कहीं आप सोचो कि ये ऐसे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 मीटर का 1 मीटर और 1 सेकेंड का -2 1 होता है। 1 ग्राम डिवाइड में आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर भी और 1 भी आ जाएगा। तो ये आपके ओके 1 मीटर के, सॉरी सेंटीमीटर बना लो, 100 मीटर के सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप सॉल्व करके देखोगे x की पावर 5 आ गया, तो मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 टाइम। ये आपका डन हो गया, इजी है। तो ये आपका यूनिट्स में कन्वर्जन हो जाता है। ओके, एक मैं आपको क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये तो SI और CGS है, लेकिन कई बार कोई नया सिस्टम भी डेवलप तो करवा लेते हैं आपसे। मैं जैसे आपके सामने यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने कहा है कि फोर्स की वैल्यू पता करो 100 न्यूटन की, 100 न्यूटन, और मुझे सिस्टम यूज करना है मीटर किलोग्राम मिनट, किलोग्राम केजी मीटर एंड मिनट। ये इसका कोई नाम तो नहीं दे सकते, लेकिन ये फोर्स की नई यूनिट बनाई इन्होंने अपनी तरफ से। तो पूछा है कि अगर मेरे पास 100 न्यूटन फोर्स है SI में, और मेरे पास एक नया सिस्टम है यूनिट्स का जिसमें किलोग्राम मीटर और मिनट यूज हो रहे हैं, तो उसमें कितने फोर्स बनेगी उस क्वांटिटी में। चलिए सबसे पहले तो फोर्स का डायमेंशन लिख लो, MLT-2 लो जी। फिर फॉर्मूला लिख दो, N1U1 N2U2। N1 की वैल्यू 100 है और न्यूटन कौन सा यूनिट है अपना, SI है, तो SI में आपको पता है किलोग्राम, यानी कि MLT-2, यही लिख दो पहले तो एक बार। N2 को x मान लो, MLT-2 लिखते हैं। यहाँ तक तो कोई क्लियर है, डाउट ही नहीं है। डायमेंशन ही हमने लिखे हैं, क्योंकि यूनिट कुछ भी ले लो डायमेंशन नहीं बदलते। अब ये हो गया 1 kg, क्योंकि SI सिस्टम है। लेंथ हो गया 1 मीटर और टाइम हो गया 1 सेकेंड। ये लो। अब जो नया सिस्टम है उसमें मास kg में है, तो यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, 1 kg ही लिख देंगे। जो लेंथ है वो मीटर में है, तो हम लोग मीटर भी लिख लेंगे यहाँ पर, और टाइम है मेरा मिनट में, तो 1 मिनट लिख देंगे, और 1 मिनट की पावर -2 हो गया। अब 100, ये भी kg और kg ही चाहिए, तो कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे। मीटर मीटर है तो कोई चक्कर ही नहीं है, यहाँ पे चक्कर है। ये सेकंड है, ये मिनट है, तो आपकी मर्जी है, या तो 1 सेकंड को मिनट में बदलो या फिर 1 मिनट को सेकंड में बदलो, तो ये आपका मर्जी है होती है। तो 1 की पावर -2 1 ही रहेगा, 1 1 रहेगा। हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, और 60 की पावर -2 चला जाएगा, क्योंकि ऊपर पावर 2 लगी हुई है माइनस की। ये तो 100 आ जाएगा आपका, और जो 60 की पावर -2 है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो जब आप 60 को ऊपर लेके जाओगे तो पावर का जो साइन है वो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 की पावर 1 2 3 4।
या फिर इसको अगर आप चाहो तो 36 इंटू 10⁴ भी लिख सकते हो, या 3.6 इंटू 10⁵ साइंटिफिक नोटेशन में। और इसकी यूनिट क्या आएगी? किलोग्राम। यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम लोग, ये तो वैल्यू आई है, तो इसका मतलब है जो 100 यूनिट्स हैं वो 3.6 इंटू 10⁵ किलोग्राम मीटर मिनट। तो ये हमारा आंसर डन है। न्यू यूनिट्स ऑफ फोर्स लिखा हुआ है तो आपकी रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ है आपके पास। तो अगर आपको ये कहानी क्लियर हो गई तो आप इतने भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर लोगे। बस याद रखियो N1 U1 N2 U2 के इक्वल होगा। ये मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट्स हैं, ये कोई गिवन यूनिट होगी और ये नई यूनिट्स होंगी। तो जो भी आपका सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने यूज़ कर लेना है। तो आई जस्ट होप कि आप लोगों को लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस और ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स क्लियर हुए होंगे न्यूमेरिकल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।